बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 जंतुओं में प्रजनन के सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैप्टर समझ रहे होंगे जंतुओं में प्रजनन, मतलब जंतुओं में क्या होगा, प्रजनन। ठीक है ना, प्रजनन होता क्या है, तो सभी जीव क्या होते हैं कि अपने वंश वृद्धि करने के लिए, ठीक है ना, अपने वंश वृद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं जिसको हम लोग प्रजनन बोलते हैं। ठीक है ना, ये कैसे जीव करते हैं, तो सजीव जीव करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसके उपरांत अपने सजीव जो होते हैं अपने जैसे एक नए संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे, अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिन्हें प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन के उपरांत संतति उत्पत्ति होती है और ये सजीवों में पाया जाने वाला लक्षण है। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था, तब आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले हमने सीखा, जितना भी पॉइंट सीखे थे वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास शुरू होता है, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, मतलब जीवों में वंश वृद्धि के लिए अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, क्या बताएंगे। पाचन मतलब होता है, पाचन मतलब भोजन को पचाना, श्वसन सांस लेना, प्रजनन प्रजनन मतलब क्या, अपने जैसे संतति उत्पन्न करना, तो यही आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा, प्रजनन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में कितने लोग भाग लेते हैं, तो आपको पता होगा, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव भाग लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, एक जीव। नेक्स्ट देखेंगे, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए होगा दिया हुआ, लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयलित होते हैं। ठीक है ना, संलयित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा मारेंगे जी, 2 नंबर, एक नर एवं एक मादा, एक उभयलिंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखिए, कहता है आंतरिक निषेचन होता है। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ही सीखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए कहा यहाँ पर दिया है कि मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था जी, आंतरिक निषेचन होता है, तो कहाँ पर, अंदर में। ठीक है ना, मादा शरीर के अंदर, तो इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मादा जननांग है, तो कौन सा हो जाएगा, आप ही लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्भाशय है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रजनन यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा एक जीव, तीसरा का उभयलिंगी वाला, और चौथा में मादा शरीर के अंदर, पांचवा में आप लोग का गर्भाशय, जो कि मैंने अभी बताया। अब देखिए टिक और वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए कहता है सत्य कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये बात गलत हो जाएगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये बात सही है। आगे अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये बात गलत है। शुक्राणु नर युग्मक है, ये बात तो सही है। ओके, इस प्रकार बाबू आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, अंडाशय में शुक्राणु में निकलते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ चुका है। क्या आ रहा है क्वेश्चन आप लोग का कि सजीवों में है ना प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आई है, समझिएगा प्रजनन से आप समझते क्या है। तो सिंपल, पहले मैं अगर आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की बात करूँ तो देखिए सभी जीव क्या करते हैं कि अपने वंश वृद्धि और जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिन्हें प्रजनन बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से हम इसका उत्तर समझ लेते हैं, कैसे लिखना है। सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जैसे प्रजनन करते हैं, यानी अपनी जाति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को पैदा करते हैं। ठीक है ना, जीवों में होने वाली इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग एवं एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, प्रजनन की तंत्र की 2 विधियां, ठीक है, प्रजनन करने की 2 विधि होती है, एक होती है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन, जो कि मैं आपको वीडियो में समझाया था जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, नहीं पढ़े तो बाबू आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, हम आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन के विभेद को समझाना है। ठीक है, आप लोग 2 कॉलम बना लेंगे इस प्रकार से, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन इस प्रकार लिखेंगे। प्रजनन की जो होती है 2 विधि होती है, एक होती है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक। तो देखिए अलैंगिक में क्या होता है, ठीक है, इसको जरा समझिएगा। देखिए अपनी जाति या वंश की निरंतरता मतलब आगे बढ़ाने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, ये एक ही जनक द्वारा होता है, तो इसको हम लोग
अलैंगिक बोलते हैं, ठीक है ना। परिपक्व हाइड्रा के लिए शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देती है, या मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन विकसित होता है वो संतति में, या परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रम अमीबा में होता है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, इसमें लिख देना, ठीक है। अलैंगिक जनन में, इसमें अलैंगिक में, किसमें लिखना है ये बात, अलैंगिक में लिख देना है। अब लैंगिक में देखिए प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों जन भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये आपको किसमें लिखना है, लैंगिक वाला में, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, ठीक है। मानव कैसा उदाहरण है, तो लैंगिक प्रजनन का। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग और मादा के जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं। ओके, इस प्रकार बाबू आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 5 नोट क्वेश्चन का था, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। तो लिखेंगे शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होकर या संयलित होकर मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है, यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे में मछली, मेढक है ना इत्यादि जलीय जीव एक बार सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे जेली जैसी परत बंधे रहते हैं, मादा जैसे अंडे ही देते हैं, ठीक है ना। उसी तरह नर मेढक शुक्राणुओं से जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जाकर मिलते हैं, इस प्रकार अंडे निषेचित हो जाते हैं। जल में सभी अंडे निषेचित हो जाते हैं, हो नहीं पाते हैं, ठीक है ना, नहीं हो पाते। यानी अंडाशय एवं शुक्राणु को निषेचन जब मादा शरीर के अंदर नहीं होता तो ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। आप लोग दोनों समझ गए। जब अंदर होगा, मादा शरीर के अंदर होगा तो उसको आंतरिक निषेचन, जब नहीं हो पाता है ना, शरीर के अंदर नहीं हो पाता तो उसको बाह्य निषेचन बोला जाता है। इस प्रकार बाबू आप लोग अंतर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आप आगे का था शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। मतलब मानिए अगर कोई बच्चा होगा तो वो कैसा लिंग, मतलब उसका वो पुरुष होगा या स्त्री मादा होगा, वो कैसे निर्धारण किया जाता है इसको जरा समझिए। इसके ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। जो आपका क्लास 8 का फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे। लिखेंगे मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि 46, जोड़ा का मतलब 2 है ना, जोड़ा का मतलब 2 मतलब 23 गुना 2 मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्री देखिए दोनों में समान होता है। देखिए होता है टोटल कितना, 46 गुणसूत्र, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 23 जो होता है ये पुरुष है ना, मानिए ये क्या है, पुरुष है, और ये क्या है, महिला। दोनों में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या होता है, समान होता है, 22 है ना, दोनों में क्या होता है, समान। और देखिए 23वां जोड़ा अर्थात वो गुणसूत्र भिन्न होता है, ठीक है। ये गुणसूत्र पुरुष में XY, पुरुष में क्या होता है, XY होता है, और मादा में क्या होता है, XX होता है, ठीक है। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के गुणसूत्र। इसमें दोनों समान ही होता है XX, लेकिन इसमें क्या होता है, XY, किसमें, पुरुष में, दोनों में अलग अलग गुणसूत्र, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि जब अंडाणु में केवल X प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु, माने इधर से अगर X आ गया है ना और इधर से भी X आ गया, दोनों XX मिला, पुरुष से भी X इसमें भी X, तो क्या होगा, लड़की है ना, क्या होगा जी, लड़की। अगर यहाँ से Y आया और इधर से X आया, मतलब YX आया, तो यहाँ पर क्या होगा, लड़का। तो इस प्रकार क्या होता है, लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझे, यहाँ पर देखिए दिया भी गया, जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी तो नवजात शिशु लड़की होगी, जब XY प्रकृति का होगा तो नवजात शिशु लड़का होगा। तो इस प्रकार बाबू आप लोग उत्तर में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्वेश्चन कहता है क्या होगा यदि शुक्राणु की अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए, ठीक है। तो लिखेंगे सजीवों में अपनी जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने के लिए लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारू एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन की क्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु को जन्म देते हैं। यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस सजीव जगत को धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगी, है ना, आगे वंश वृद्धि नहीं हो पाएगा। सभी जीव क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जो लोग हैं वो मर मिटेगा, आगे जो वंश है वो वृद्धि नहीं होगा, आगे लोग नहीं होगा, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। जितना है उतना ही रहकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है, यदि नहीं तो समाज एवं परिवार के लोगों को आप कैसे समझाएंगे। मतलब मानिए अगर किसी को लड़का होता है या लड़की होती है, अगर मानिए किसी को लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है तो उसके लिए स्त्री जिम्मेवारी है। अगर नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने अभी पढ़ा, अगर ऐसी बात नहीं है तो समाज और परिवार के जो लोग होते हैं वो स्त्री पर क्या दोष लगाते हैं। तो इसको आप लोग समाज और परिवार के लोग को कैसे समझाएंगे। तो लिखेंगे
पुरुष XY प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में क्या XX प्रकृति। अगर मानिए राम X आ गया पुरुष से, इधर से क्या X से आता है हमेशा, तो क्या लड़की होगी। अगर मानिए इधर से अगर ये Y आया, ठीक है ना, और ये क्या X आया, तो इधर से तब क्या होगा, लड़का होगा। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, अरे ये तो पुरुष ही है ना। तो यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु XY 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु और अंडाशय से निषेचित होते हैं तो युग्म XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु क्या कौन सा होगा, लड़का होगा। जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होती है तो XX प्रकृति की होती है, जबकि नवजात शिशु क्या होगी, तब लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में स्त्री उत्तरदायी नहीं होती है। समाज और परिवार को हम लोग क्या इसी प्रकार समझाएंगे, उनको ये बात आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए जी, गांव के लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं और वो स्त्री पर क्या दोष लगाते हैं। तो आप लोगों ने इस प्रकार इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं पड़ा होगा। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने का प्रयास किया, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर कर लेंगे सारे बच्चे, है ना। चलिए धन्यवाद जी।